हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो एक्चुअली में जो ये टॉपिक है ना, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मोस्ट ऑफ टीचर्स नहीं कराते हैं साथ में, है ना। ये टॉपिक बाद में कराने के लिए छोड़ देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि इस पे हमारा फोकस उतना ज़्यादा नहीं बन पाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में तो आप केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन जनरली इस चीज पे ध्यान नहीं जाता है। तो इसमें देखो शुरू से क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। मतलब एल्काइल हैलाइड जब प्योर है तब कलरलेस होगी, बट अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो कुछ ना कुछ कलर आ जाएगा। जैसे ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट, यानी जब लाइट के साथ में एक्सपोज हो जाएंगी ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स तो क्या है, रिएक्शन हो जाएगा कुछ ना कुछ और इम्प्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तब उनमें क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। अब देखो, मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। जो वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड होते हैं उनकी कुछ की स्वीट स्मेल भी होती है। अब जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं शुरू में क्या लिखा है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब है जो लोअर एल्काइल हैलाइड्स है, जो लोअर एल्काइल हैलाइड्स हैं वो आपकी गैसियस होती हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। ये है। अब हाइयर मेंबर्स के बारे में क्या लिखा है, हाइयर मेंबर्स आर लिक्विड एंड सॉलिड। ये बात आप समझ भी सकते हैं, जैसे जैसे आर चेन है जो वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बढ़ते जाएंगे, तो इस वजह से लिक्विड और सॉलिड देखने को मिलते हैं आपको हाइयर मेंबर, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्न that molecules of organic halogen compounds are generally polar। पहले ही हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे RX है तो ये पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसकी EN जनरली ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसकी EN जनरली ज्यादा होगी और यहाँ पे जो कार्बन होगा उसकी EN कम होगी, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो आगे लिखा है ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज higher molecular masses as compared to parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction, that is the dipole dipole and van der Waals, are stronger in halogen derivative. That is why boiling points of chloride, bromide and iodide are considerably higher than those of hydrocarbon of comparable molecular masses। देखो एक्चुअली होता क्या है, जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, जैसे ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक किसी हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, और क्योंकि RX बॉन्ड पोलर है तो उसकी वजह से पोलैरिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स कैसा है, क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या वहां पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, ठीक है ना। ये सारे फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
जितने ज्यादा ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हाइयर मॉलिकुलर मास। देखो मॉलिकुलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्स होंगे, ये लिखा है जो वंडरबॉल फोर्सेस है उतने ही ज्यादा होंगे जितना मॉलिकुलर मास ज्यादा होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एंड सेकेंड थिंग मॉलिक्यूलर वेट। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड करता है पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर वेट पे। जैसे जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा डाइपोल डाइपोल उतने ज्यादा डाइपोल जनरेट होंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। और जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें तो पोलैरिटी नहीं होती, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं और जनरली उनका मॉलिक्यूलर मास भी लो होता है एज कम्पेयर टू एल्काइल हाइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड हो गया, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये बात आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पोलैरिटी पे डिपेंड करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी मॉलिक्यूल में उतना ही ज्यादा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब नीचे आते इसमें, द अट्रैक्शन गेट स्ट्रोंगर एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन। इंटरमोलिकुलर फोर्स उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते होंगे जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का साइज होगा। अगर मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। जब मॉलिक्यूलर वेट उसका ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो उसमें वंडरवॉल फोर्सेस भी ज्यादा होंगे, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट हैलाइड इज डिपिक्टेड, इसमें दिया गया है वो भी देखेंगे हम। फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल लाइट डिक्रीज इन ऑर्डर। यानी अगर आप आर को सेम कर दें तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा कुछ ऐसा। अब ये चीज आप समझिए, देखो आर तो सेम हो गया बट आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, उसके उससे कम है ब्रोमीन का, उससे कम है क्लोरीन का और उससे कम है फ्लोरीन का। तो जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज्यादा होंगे और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सेम चीज अप्लाई हो रही है ये वाली के नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब देखो वही आगे लिखा है, दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस। ये देखिए आप इसमें नीचे भी ये देखो, ये CH3X है, ठीक है, रेड वाला क्लोराइड है और ब्लू वाला ब्रोमाइड है और येलो वाला आयोडाइड। देखो आयोडीन का वेट ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे CH3 तो फिक्स है लेकिन ये आयोडीन है और ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ठीक है। ऐसे ही इसमें अब देखो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो लोअर मेंबर्स गैस में होते हैं, तो ये देखो ये गैसियस है, ये वाला लिक्विड होगा, ये वाला सॉलिड होगा, ठीक है। ये आयोडीन का है, ये ब्रोमीन का है और ये क्लोरीन का है। CH3 CH2X ये तो सेम ही रहेगा, X यहाँ पे चेंज होगा, वैसे ही इसमें है।
ठीक है, अब ये आपको चार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नीचे। अब देखो ये वाली लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर आएगी किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज लाइन आएगी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्किन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और ये पॉइंट आप याद रखो, ये हर लगभग हर एक जगह पे जब आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे वहां पे ये चीज एप्लीकेबल होगी। क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे मॉलिक्यूल स्फीयर होता जाता है, और स्फेरिकल मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया होता है जो कांटेक्ट में आता है वो कम हो जाता है। इस वजह से उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कम लग पाते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है ना, यानी आइसोमेरिक हेलो एल्कीन्स में ब्रांचिंग बढ़ते ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीजें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन। अब हेलो एरिन्स के बारे में बात आ गई, दैट इज वेरी नियरली सेम। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन इज वेरी नियरली सेम। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है देखो, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको ये लाइन याद रखनी है, ठीक है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट होता है डाई हेलो बेंजीन्स का, आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन्स का, वो लगभग में सेम होता है। लगभग में सेम यानी किसी में एक या दो का डिफरेंस होगा, ऐसा होगा। हाउएवर पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू ऑर्थो। देखो यहां भी वही सेम बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी। जब भी कभी भी मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी तो वहां पे क्रिस्टल लैटिस में फिटिंग की बात आएगी, कितने अच्छे से वो फिट हो जा रहे हैं एक दूसरे में, उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। देखो पैरा आइसोमर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। इट इज ड्यू टू सिमिट्री। पैरा आइसोमर फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तीन चीज है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, अब ये है, ये दोनों ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही रखने हैं। ठीक है ना, फिर मैं इसमें बता दे रहा हूं आपको, जैसे ये है। अब ये चीज आप समझो, इसका मेल्टिंग पॉइंट आप बहुत आराम से बता सकते हो कि इन दोनों के कंपैरिजन में जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरा अगर यहां पे मैं बनाऊं Cl Cl, ये दोनों क्रिस्टल लैटिस में इनकी जो फिटिंग है वो अच्छी होगी। क्यों? ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से जो इनका क्रिस्टल लैटिस है वो टाइटली पैक्ड होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इन दोनों कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ही होगा। ये देखो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 323 यानी 323 केल्विन। उसके बाद ऑर्थो का होगा, फिर मेटा का होगा। यानी जो इसका ऑर्डर बन के आएगा वो आएगा सबसे पहले पैरा, उसके बाद ऑर्थो, फिर आएगा मेटा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। अब बॉइलिंग पॉइंट का, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट में लिखा हुआ था कि आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन है, उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग में सेम होता है। आप देखो यहाँ पे ये 453 है, ये 446 है और ये 448। तो लगभग में हम इसको कह सकते हैं ना कि लगभग में ये सेम है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी आपको इसका ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ये चीज समझो आप कि
मेटा तो इसमें भी सबसे पीछे आएगा, ठीक है। अब बात है ऑर्थो और पैरा में किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ऑर्थो का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पैरा, ठीक है। ये चीज आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑर्डर आपको याद ही होने चाहिए, ये तो आप बना लेंगे बहुत आराम से, क्योंकि इसमें तो पैरा पैरा में सिमेट्री है, ये चीज आप आसानी से समझ जाओगे। तो इससे ही आपको ये वाला भी याद रखना है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम डेंसिटी के बारे में। क्या होता है यार ये डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में, अब ब्रोमो आयोडो एंड पॉलीक्लोरो, यानी ब्रोमीन, आयोडीन और एक से ज्यादा क्लोरीन वाले डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के आर हैवियर देन वाटर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी दिन डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाएगी एग्जाम में, ये बात आपको याद रखनी है। अगर याद है तो याद है, नहीं तो फिर आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा इसमें। इसलिए ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर, ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। अब आगे समझो, डेंसिटी इंक्रीजेस with increase in number of carbon atoms, halogen atoms and atomic mass of halogen atom। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं अरे यार ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है। अब देखो, ये चीज देखो बात, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स and density is directly proportional to number of halogen atom and density is directly proportional to mass of halogen atom, ठीक है। अब देखो यहां पे भी आप, ये सेम है इधर एल्काइल ग्रुप, लेकिन यहां पे हेलोजन एटम चेंज हो रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो देखो डेंसिटी नीचे की तरफ जाते हुए बढ़ेगी, ये देखो ऑर्डर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कार्बन सेम एक ही है, बट यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है क्लोरीन, यहाँ 4 है, तो नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी की। देखो जनरली जो, आप एक लाइन याद रखो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। आप समझो, आप जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है तो वो किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, ठीक है ना। अब लेकिन हेलो एल्केन में कुछ हद तक पोलैरिटी होती है, क्योंकि हेलोजन का ईएन ज्यादा होता है, कार्बन का कम होता है। सो इसलिए ये लाइन लिखी है कि वेरी स्लाइट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये वेरी स्लाइट सॉल्युबल है इन वाटर। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हेलो एल्केन इन वाटर, energy required to overcome the attraction between the haloalkene molecule and breaking the hydrogen bond between water molecule less is released when new attractions are set up between haloalkene and water molecule। देखो एक्चुअली क्या है, इधर इधर देखते हैं ना।
चलो यहीं पे समझ ले रहे हैं। देखो क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करना है आपको किसी भी सॉल्वेंट में, अरे यार हम्म सही देखिए, जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल को आपको इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो क्या मान लो ये RCl है और यहाँ पे है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, तो सबसे पहले इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा और जो क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है उसको भी तोड़ना पड़ेगा, और डिसॉल्व होने के लिए जो नए इंटरेक्शन बनने चाहिए वो इसमें और वाटर के बीच में होनी चाहिए, यानी एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल हाइड के बीच में होनी चाहिए ये इंटरेक्शन। अगर ये इंटरेक्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है तो मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा, अगर कम हो एनर्जी रिलीज हो रही तो मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल होगा। ठीक है ना, यानी इसको तोड़ने वाली एनर्जी और इसके इंटरेक्शन को तोड़ने वाली एनर्जी और जो इनमें इंटरेक्शन नहीं बनेंगे उसकी एनर्जी अगर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा। बट ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए एज कंपेयर टू जो रिलीज होने वाली न्यू इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी है वो कम है। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल में यानी वाटर के अंदर एल्काइल हेलो एल्केन है आपके वो सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है ना, दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, यानी जो RCl और H2O के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी वाटर और वाटर के बीच में H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इसी की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर इज लो, हाउएवर हेलो एल्केन टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था ये चीज है ना, जो ये चीज है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब क्योंकि हेलो एल्केन मोर ओवर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही ज्यादा सॉल्युबल होंगे, बिकॉज new intermolecular new intermolecular attractions between haloalkane and solvent molecule have much the same strength as one being broken in separating haloalkane and solvent molecule। यानी वही चीज है यहाँ पे देने वाली एनर्जी ज्यादा थी एज कंपेयर टू यहाँ पे रिलीज होने वाली एनर्जी। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और हेलोएल्किन के बीच में क्या है, जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है रिलीज होने वाली, यानी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है ना, सिंपल चीज है। चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक देखेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में।